निकाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुल्क भर में जो है वो ईद की गहमा गहमी स्टार्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन इस वक्त मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन, ख़ासतौर पे पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन, सिंध में जुज़वी तौर पे लॉकडाउन, बाकी एरियाज़ में भी लॉकडाउन की सूरत हाल है ताकि आवाम को घरों में ईद की जो एक लंबी तातीलात मिली हैं उसमें आवाम को घरों में बिठा के रखा जाए। तो अब चूंकि ईद की गहमा गहमी स्टार्ट हो गई है और सियासी सरगर्मियाँ ज़रा मांद पड़ जाती हैं और ख़ास तौर पे ईद के बाद अब सियासत की गहमा गहमी का आगाज़ होगा, तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से कुछ सवालात उठाएंगे कि ईद के बाद पाकिस्तान का, मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत कहाँ से एक बार फिर फ्रेश स्टार्ट का जो है वो आगाज़ करेगी, ईद के बाद फ्रेश अप होके आएगी, और इमरान खान साहब के तरोताज़ा और तवाना होने से ज़्यादा PDM जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो ईद के बाद कितना तरोताज़ा होकर बाहर आएगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को टफ टाइम दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये बड़े अहम सवालात हैं। और इस दौरान पिछले कुछ दिनों में आपको मालूम है कि एक तो NA 249 के हवाले से रीकाउंट का एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ, जिसको लेके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की एक बहस जो है वो आगे जन्म ले रही है। अब ज़ाहिर है ईद के बाद इंतखाबी इस्लाहात पे एक बार फिर गहमा गहमी, गर्मा गर्मी, बयानात, पार्लियामान के अंदर डिबेट, वो सब स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि PDM की वापसी और इसमें शहबाज शरीफ क्या किरदार अदा कर सकते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में आपने देखा कि शहबाज शरीफ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एंड वाइस वर्सा ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे बनिस्बत बिलावल भुट्टो प्लस मरियम नवाज या आसिफ जरदारी प्लस नवाज शरीफ। उन ताल्लुकात के निस्बत शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप में नजर आती है। और अब ईद के बाद शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी मुतवक्की है। तो ईद के बाद क्या तवक्को की जा सकती है कि शहबाज शरीफ PDM को फाल करने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या पीपल्स पार्टी को PDM में वापस लाने के लिए कोई रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ की जो परवाज़ है, शहबाज की परवाज़, उसके बारे में भी बड़ी क़यास आराइयाँ जारी हैं। और ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए चैलेंजेस क्या होंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है ईद के बाद से डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसी का एक सियासी मंजरनामे का एनालिसिस, एक तज्जिया हासिल करेंगे उन लोगों से कि जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान में सियासत की हर सरगर्मी पे, हर गहमा गहमी पे और बदलते हुए करवट लेते हुए हालात पे। तो इन्हीं लोगों से, इन्हीं माहिरीन से, इन्हीं तज्जियाकारों से जानते हैं कि वो ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या बनते हुए देख रहे हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास 3 बड़े ज़बरदस्त सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि आगे का मंजरनामा वो क्या देख रहे हैं। सबसे पहले इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अवैस तौहीद साहब। मज़हर अब्बास साहब, आप मुझे ये फरमाइए कि ईद के बाद का सियासी मंजरनामा आप क्या बनते हुए देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए चैलेंजेस, क्या PDM एक नया चैलेंज बन के सामने आ सकती है और क्या शहबाज शरीफ उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि PDM कोई बड़ा चैलेंज बन के सामने आएगी, लेकिन इमरान खान के सामने खुद बहुत चैलेंजेस हैं। PTI के अंदर भी, PTI के बाहर भी, रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से चैलेंजेस हैं। ये बड़ा क्रूशल पीरियड है। बजट आने वाला है। बजट अगर सख्त बजट होता है तो वो जाहिर है वो इमरान खान के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। ऑलरेडी एक के बाद एक शिकस्त की जो सीरीज चल रही है तहरीक इंसाफ के लिए, वो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन इससे सबसे हट के मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में सियासी लॉकडाउन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये जलसे जुलूस होते हैं तो वो जो सूरत हाल है, जो तीसरी स्पाइक की सूरत हाल है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। दूसरे ये कि शहबाज शरीफ PDM को फाल कर भी लें तो शहबाज शरीफ का मिजाज वो नहीं है जो PDM का मिजाज बना था पिछले चंद माह में। शहबाज शरीफ ना लॉन्ग मार्च के हक़ में है, शहबाज शरीफ इस्तीफ़ों के हक़ में हैं और ना ही वो कोई बहुत इन हाउस चेंज के हक़ में है। शहबाज शरीफ जो पॉलिटिक्स अब करेंगे वो पॉलिटिक्स 2023 के इलेक्शन की पॉलिटिक्स करेंगे।
वो, और मुझे सियासत में नई सब बंदियां होती नजर आ रही हैं। वो पीपल्स पार्टी को ज़रूर पीडीएम में लाने की कोशिश करेंगे, एएनपी को भी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सियासी सब बंदियां हैं उसमें पीपल्स पार्टी का अलग सफ़र है और मुस्लिम लीग नून का अलग है। किस हद तक तहरीक इंसाफ के लिए वो चैलेंजेस होंगे वो हमें देखना है, लेकिन तहरीक इंसाफ को बजट से पहले जहांगीर तरीन ग्रुप को के जो मामलात हैं उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। और वो लग रहा है कि किसी हद तक जो है वो जो बैरिस्टर ज़फ़र हैं वो अली ज़फ़र वो किसी हद तक चीज़ों को जो है वो सॉफ्टन करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ये कि इतनी आसानी से अगर एकदम ये केस जो है वो खामोशी की राह इख्तियार कर लेता है तो वो ज़ाहिर है इमरान खान पे वो तनकीद आएगी, लेकिन वो हर दो सूरतों में उन्हें जहांगीर तरीन को मनाना, जहांगीर तरीन के ग्रुप को अपने साथ में लाना, वो इमरान खान के लिए बहुत ज़रूरी है। इफ्तिखार अहमद साहब, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी, यही पॉइंट लेके आपकी तरफ आऊंगी कि आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ ईद के बाद पीडीएम के फ़ाल होने में, पीपल्स पार्टी के वापस लाए जाने में, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो सियासत है पार्लियामान के अंदर रह के शहबाज शरीफ भी उसी रवैये की, उसी सियासत की जो है हामी नज़र आते हैं वो, तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ की मिल के वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है? ईद के बाद शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को वापस ला सकते हैं पीडीएम में, पीडीएम एक बार फिर कोई नए खतरे के तौर पर सर उठा सकती है वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए? पीडीएम कभी भी खतरा नहीं थी। पीडीएम एक इत्तेहाद था, उसके कुछ मकासद थे, वो उन्होंने हासिल कर लिए। और मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ को इतना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। असल वो इशू है वो कुछ और है, उस पर हमें चाहिए कि और इमरान खान की जो एग्रेसिव एटीट्यूड है पिछले एक महीने से, खासतौर पर डस्के के इलेक्शन के बाद, हम एक नया इमरान खान देखते हैं जो हर इदारे के साथ टक्कर लेने का फैसला कर चुके। पहली बात उन्होंने की डस्के के इलेक्शन के बाद, इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा मांगा। इससे पहले वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के बारे में बहुत मनफी ख्यालात का इजहार कर चुके थे। कल उन्होंने बैठ के दुनिया भर में जो सफीर है हमारे, उनकी पब्लिकली जो ह्यूमिलेशन की है वो आपके सामने। उनके एक बंदे ने, एक खातून है, उसने जिस तरीके से सिविल ब्यूरोक्रेसी के एक नुमाइंदे की तौहीन की, और आज जिस तरीके से इमरान खान और उस औरत के दरमियान डायलॉग हुआ जो थोड़ी देर तक हमारे वायरल भी शायद हो जाए अगर फुटेज कहीं आ गई, तो सवाल है। और फिर इमरान खान का ये कहना कि पाकिस्तान में गरीब के लिए ज़िंदगी नहीं है। अब बात को गौर से सुनिएगा, यहाँ पे गरीब को ज़िंदगी नहीं है। नामूस रिसालत के साथ मैं खड़ा हूँ, नामूस रिसालत के लिए मैं दुनिया भर के अंदर मुहिम चलाऊंगा। पाकिस्तान से बाहर बैठने वालों को के वोट लेने के लिए उनको वोट का हक भी दो, और तमाम सफीरों को की सरजनिश भी करो पब्लिकली। इमरान खान मेरा ख्याल है एक ऐसी फिजा पैदा करना चाहते हैं। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मसला है, तमाम कार्ड्स इमरान के हाथ में हैं। अपोजिशन के पास मासवाए बयानबाजी करने का भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कुछ भी नहीं है। साहब, हम आपका पॉइंट समझ नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जारहियत की तरफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हर इदारे के साथ टकराओ, हर इदारा, मतलब क्या आपके सामने है? अगर इसमें कोई बात मैंने गलत कही है तो मेरे दो सीनियर बैठे हैं, वो ये टोक दें कि भाई आप ऐसे कह रहे हो, ये तो वाकई हुए ही नहीं। ये वाकयात तो हुए हैं। आप इन वाकयात में से रीडिंग क्या ले रहे हैं? आप आइंदा के मंजरनामे की, सियासी मंजरनामे के एनालिसिस क्या ले रहे हैं इसमें से? मैं ये एनालिसिस दे रहा हूँ कि जो इमरान आप देख रहे हो उससे एक डिफरेंट इमरान ईद के बाद नजर आएगा। और वो हर चीज, व्हाट वुड बी दैट इमरान? व्हाट वुड बी दैट डिफरेंट इमरान? उसमें क्या डिफरेंट होगा? फ्रंट फुट पे खेलेगा। उसने जो अपने वोटर्स हैं, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो उसने उसके साथ बना रहा है और बना के रखेगा। अच्छा, आज सऊदी अरब में चीफ ऑफ आर्मी साहब भी और इमरान भी है, और शेरी मजारी ये कह रही है कि इसराइल से साथ तल्लुकात हम नहीं करेंगे। चीजें जो है वो थोड़ी सी पीडीएम इररेलेवेंट है असल, और ये पीपल्स पार्टी और नवाज लीग इररेलेवेंट है। इनको इनका हिस्सा मिलेगा। पीपल्स पार्टी विल बी गिवन ए सिंध, पीएमएलएन विल बी गिवन पंजाब एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन वफाक में क्या होगा? गिवन फ्रॉम whom? गिवन फ्रॉम whom? किसकी तरफ से दिया जाएगा?
जो लोग इस मुल्क के फैसले करते हैं उन्होंने जो ये बिसात की बिछाई हुई है उसमें देख लिया है कि ये एक मुश्किल आदमी है, और उस मुश्किल आदमी ने भी उनको बता दिया, देखें हाँ। मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा। वो मुझे नहीं ये धमकी दे रहा असम्बलियां तोड़ने की, ना आपको दे रहा है, उन लोगों को दे रहा है जो उसको लेके आए। हाँ। तो अगली जो लेकिन उन लोगों का एतमाद तो अभी भी बरकरार है, ये आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज में पहुंचा रही हूँ कि उन लोगों का एतमाद अभी भी बरकरार है। वो चाहते हैं अभी भी कि पार्लियामान और असेंबलियां और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। मेरी बात सुन लें, मुझे नहीं पता किसका एतमाद है। मैं हूँ एक बाहर बैठा हुआ आम सा सहाफी जिसकी ना किसी कर्नल से वाकिफ है ना किसी मेजर जनरल से वाकिफ है। मैं अखबारात में चीजें पढ़ता हूँ, मैं बयान सुनता हूँ, मैं तकारीर देखता हूँ, मैं उसको सामने रख के तजिया करता हूँ। यही मेरी बदकिस्मती है कि हमें तजिया करने का यही तरीका हमारे असातिज़ा ने सिखाया। आप कह रहे हैं कि ईद के बाद एक नया डिफरेंट मजीद जारे इमरान खान सामने आएगा। अवैस तौहीद साहब, आप क्या देख रहे हैं? आपका एनालिसिस, आपकी रीडिंग क्या है कि ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान इसी तरह जिस तरह वो रहे हैं पिछले 3 साल की हुकूमत करते, उसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे? खासतौर पर बजट का एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है, या PDM एक नया रिवाइव्ड चैलेंज बन के इमरान खान के लिए सामने आ सकती है विद शहबाज शरीफ? वरीदा, मैं समझता हूँ कि जो PDM है उसके अंदर तो NA 49 जो है वो एक ऐसा फैक्टर हुआ है जिसके जरिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला क्रिएट हो गया है। नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान या बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान? आप अगर मरियम और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान फासले के कहेंगी तो इसका मतलब है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान फासला है। क्योंकि बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को तो मुबारकबाद दी, उनके साथ तो वो बातचीत कर रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब जो भी पॉलिटिक्स करेंगे वो अगर 2023 की पॉलिटिक्स करेंगे जिस तरह मजहर कह रहे थे, तो 2023 की पॉलिटिक्स तो वही है जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। इससे कई दफा जो हमारी इत्तलात है वो यही है कि कई दफा ये बात हुई कि क्या पंजाब में तब्दीली लाई जाए। शहबाज शरीफ साहब ने जब मशवरा किया नवाज शरीफ से, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारा पूरा जो नैरेटिव है वो बिखर जाएगा और इनको आप गवर्नेंस के मलबे के अंदर दबने दें, 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, इफ्तिखार साहब और मजहर ज्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ना वो कर सकते हैं। उन्होंने ये बारहा ये साबित किया है कि वो एक बड़े कायद के तौर पे नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे लीडर के तौर पे हैं जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल क्वालिटीज हैं या एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है या रेजिस्टेंस की अगर जहां तक बात होती है तो शहबाज शरीफ साहब पीछे खड़े होते हैं। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार साहब के साथ राब्ते में हैं, और जो लंदन से इत्तलात है हमारी वरीदा, तो यही है कि ज्यादा क्या शहबाज शरीफ साहब कर लेंगे, कोई काया पलट देंगे सियासत की नून लीग की? बिल्कुल नहीं करेंगे। नून लीग के लिए जो सबसे अच्छी बात है वरीदा वो ये है कि 12 जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर ये बात साबित हुई है कि बावजूद प्रेशर के, बावजूद उनको मुश्किलात के, उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। तो सबसे बड़ी बात, और वोट बैंक इंटैक्ट है मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की वजह से। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं एक सिंबॉलिक फिगर के तौर पे रहेंगे, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और PDM को फॉल कर देंगे। मैं समझता हूँ फरीदा के ईद के बाद बहुत कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का और इमरान खान साहब की हुकूमत का बहुत कुछ डिपेंड करेगा, जो हमारे मगरबी बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ जो मामला किस तरीके से होते हैं। आपको पता है कि 11 सितंबर तक सारी अमरीकी अफवाज निकल जाएंगी। इस वक्त भी सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है और तालिबान के साथ अशरफ गनी साहब की हुकूमत की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो उस वॉलेटिलिटी की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी और पाकिस्तानी हुकूमत भी वो एक अभी भी एक ऐसे दौराए पे खड़ी है जब उन्हें पता है कि क्या रिफ्यूजीज आएंगे, क्या वहां पे अगर एनआरकी हुई या सिविल वॉर की तरफ सिचुएशन गई तो क्या टेरर अटैक्स हमारी तरफ बढ़ेंगे, क्या उसकी इम्प्लिकेशन होंगी। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ डिपेंड करता है अफगानिस्तान की सिचुएशन पे, किस तरीके से वहां से मामला करवटें बदलते हैं। और दूसरी तरफ कोरोना का मामला है,
ईद के बाद कोरोना की सूरत हाल गंभीर हो सकती है। सारे लोग ये बेवकूफ बना के समझते हैं कि हुकूमत या सरकार बेवकूफ है, रियासत बेवकूफ है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप बंद करेंगे तो वो प्राइवेट गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं अपने गांव देहात। तो खुदा न खास्ता अगर ये अर्बन फिनोमिनन देहातों में और गाँव में फैल जाता है तो हमारे पास एक बेहतरीन मिसाल है पड़ोसी मुल्क इंडिया की, जो जिसको कान लगाने को हाथ होता है कि इतनी हालत अल्लाह ताला कहीं भी ना करे दुनिया के अंदर जिस तरह हमारी बेबसी की हालत है। तो सारे वेरिएंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, सारे वो फैक्टर्स मौजूद हैं। हम यही समझते हैं कि ईद के बाद एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को भी, एनसीओ को भी और हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी, दो चीजों का, एक कोरोना का और दूसरा जो है अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या इमर्ज होती है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। मजहर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब, इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मसर अब्बास साहब, कमिंग बैक टू यू, आप क्या देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात है ईद के बाद, जिसकी अब तक की खबरें आ रही हैं, अगर ये मुलाकात हो जाती है तो ये पीडीएम के आइंदा के सियासी समत पे क्या असरात डाल सकती है? क्या शहबाज मौलाना को राम कर लेंगे या मौलाना शहबाज को किसी तरह से अपना हमनवा बनाने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या शहबाज शरीफ को लंदन चले जाना चाहिए इन हालात में? देखिए, अगर शहबाज शरीफ लंदन गए तो वो वापस आएंगे, ठीक, और वो बहुत लंबे अरसे नहीं रहेंगे, वो बहुत जल्दी वापस आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो चले जाते हैं तो जाहिर है उसमें वो अपने बड़े भाई से कंसल्ट करने जा रहे हैं और अपने बड़े भाई से कंसल्ट करके आने के बाद जो वो पॉलिटिक्स करेंगे वो उसकी रोशनी में करेंगे वो पॉलिटिक्स। और मौलाना फजल रहमान कभी भी शहबाज शरीफ को नहीं मना सकते कि वो उनके अंदाज में चलें जो मौलाना के पेश नज़र है। अलबत्ता शहबाज शरीफ किसी हद तक ये मौलाना को कायल करने में कामयाब हो सकते हैं कि वो रास्ता जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं उस रास्ते पे पीपल्स पार्टी भी चलने को तैयार नहीं है। वो उस रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, उस रास्ते में कामयाबी नहीं नज़र आती। लिहाजा बेहतर ये है कि इमरान खान को अंडर प्रेशर रखो और वो इस चीज़ पे ज़्यादा कन्विंस नज़र आते हैं कि बाई इलेक्शन या हमने जो कुछ सेनेट में किया वो चीज़ें की, उससे हमें एक एज मिला इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान डिफेंसिव हुए जो इलेक्शन। मज़हर अब्बास साहब का स्काइप कनेक्शन जरा रिकनेक्ट कर लीजिएगा। इन द मीन टाइम इफ्तिखार अहमद साहब आपके पास आती हूँ कि जब से शहबाज शरीफ की रिहाई हुई है तब से ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा तासुर लग रहा है कि मरियम नवाज़ इंतखाबी सियासत तक महदूद हो गई हैं, जबकि जो जमाती सियासत है, जो फैसला साजी की जमात के अंदर सियासत है नून लीग की, वो शहबाज शरीफ की कमान में आ गई है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? और ईद के बाद मुस्लिम लीग नून का आपको क्या नजर आता है कि कौन सा धड़ा जो है या कौन सी जो सोच है वो हावी होगी, जारहियत की या मफाहिमत की, मरियम नवाज की या शहबाज शरीफ की? मेरा ख्याल है उनकी जो जारहियत मफाहमत की जो सियासत है वो उनकी पार्टी के अंदर है। उसमें कोई ऐसा ग्रुपिंग नहीं है जिसमें हम दोस्त करने की कोशिश करते हैं, नून और शीर वगैरह की, ऐसी बात नहीं है। उनका एक स्टाइल है, मतलब जो एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी के जिम्मे ये काम है कि उसने गोल को डिफेंड करना है, एक का काम है कि उसने गोल के ऊपर हमला करना है, तो चलती है। जो लीडर है वो बैठा हुआ है बरतानिया में, वो बात कह रहे हैं। मदर साहब ने भी बहुत अच्छी बात की, शहबाज अपने भाई से बाहर नहीं जाता। ये पार्टी किसी की नहीं है, ये पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फिल वक्त वो उसी का। अगले इंतखाबात में क्या होता है उसके बारे में कोई भी अंदाजा करना मुश्किल है। लेकिन ये जो है ना मरियम का फ़र्क और शहबाज का फ़र्क या हमजा का फ़र्क, ऐसी कोई बात ना है ना हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसी हुई तो वो जानते हैं जो बरतानिया में बैठे हैं कि ये इनकी डेथ हो और वो अपने डेथ के वारंट पर दस्तखत नहीं करेंगे। नहीं, फ़र्क की बात अगर हम ना भी करें, इफ्तिखार साहब, फ़र्क की बात ना करें, हम अगर ये कहें कि कौन सी सोच, कौन सा नज़रिया हावी रहेगा मुस्लिम लीग नून के ऊपर ईद के बाद, मरियम नवाज साहिबा की सोच, नवाज शरीफ साहब की जारहाना सोच या शहबाज शरीफ की मफाहिमाना सोच? देखो गरीबा बात ये, मैंने पहले आपके सवाल के पहले फिक्रे में ये कहा कि देखिए दोनों चीज़ें एक जगह मौजूद होती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी हालात और वाक़यात के मुताबिक अपने फैसले करती है
और उनकी क़यादत रिस्पॉन्स करती है। ये ऐसा नहीं है कि हमको लहदा मुफाहमत की लहदा बात है और सियासत की लहदा बात है। अब ये जो इलेक्शंस हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात, ये 11 हुए हैं, 12 गालिबन। ये जो कराची वाला मसला उलझ गया है, सिवाय करक के अलावा पीटीआई कहीं भी नहीं जीती। तो हर जगह तो मरीम नहीं गई, ऐसा नहीं है। देखिए, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत समझदारी से कर रहे हैं। ठीक। जिस तरीके से इमरान खान बहुत समझदारी से सियासत कर रहे हैं ना, कि उन्होंने गैर मुल्की वोटर्स को खींच के ले आए और उन गैर मुल्की वोटर्स को खुश करने के लिए उन्होंने एक एम्बेसडर जो आ रहा था, वापस आ रहा था, उसकी सरजश कर दी और बाकी एम्बेसडर्स को बिठा के, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, बाकी एम्बेसडर को बिठा के और लाइव प्रोग्राम करवा के उनकी सरजश कर दी। जैसे इमरान अपने वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे ही मरियम और शहबाज भी अपने वोटरों को हस्बे जो उसको आप इंग्लिश में कहते हैं रिक्वायरमेंट के ताबे अट्रैक्ट करेंगे। कभी वो एग्रेसिव होंगे, कभी वो एग्रेसिव नहीं होंगे। मैं नहीं समझता कि आप इस बात को क्यों नहीं अप्रिशिएट करें कि इलेक्शन कहीं हैं। जरूरी नहीं कि इलेक्शन 2023 में हो। इलेक्शन कहीं पे मैं महसूस कर रहा हूँ इलेक्शन कहीं हैं, तो कहाँ है इसके बारे में अगले 6 महीने में हमें वाज़ेह तौर पे पता लग जाएगा। क्योंकि अब तक जितनी बातें मैंने आपको गिनाई, जिस पे आपने कहा कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो अगर हम उनको इकट्ठा करें, उन लफ्ज़ों को जोड़ें, तो उन लफ्ज़ों के जोड़ने से पता लगता है कि ये कहाँ से मामला शुरू हुआ। ये मामला उस दिन शुरू हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ताकतवर लोगों को ये कहा कि देखें, डस्का में जो हुआ, मेरे वर्कर्स तो, अगर अब डस्का में ऐसा हुआ, मेरे वर्कर्स इलेक्शन कमीशन के जो अरकान है उनको माफ़ नहीं करेंगे और मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। देखें, एग्रेशन इज देयर। हर वक्त आज लाहौर में बात करते करते फिर चले गए पीडीएम कि पीडीएम फलानों का टोला है, फलानों का टोला है। एक बात वो अच्छी कर रहा है, वो कह रहा है गरीबों उठ जाओ, इन अमीरों को गिरा दो। ये बहुत स्लोगन इंपॉर्टेंट है, बहुत इसकी अपील है। और उसके साथ 20-30 लाख नौजवान भी हैं, ये याद रखिएगा। अगर 20-30 लाख नौजवान पाकिस्तान के गरीबों के नाम पर इकट्ठे होके अशराफिया को के साथ लड़ मरे, तो ये तो बहुत बड़ा इंकलाब होगा। और ये उसकी भी, लेकिन वो इस इंकलाब की भी चस्का लेना चाह रहा है। वो अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से जो एक सोच है, उसको त्याग करने के लिए वो कह रहा है कि मैं इस्लामोफोबिया के मामले में दुनिया भर से टक्कर ले लूंगा। देखिए, आराम से सोचें, वो बहुत खूबसूरत खेल कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं तवक्को कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अपनी खेल अच्छी करेगी और नवाज शरीफ की जो खेल है वो यही है, मरियम एंड शहबाज का कॉम्बिनेशन। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अवैस तौहीद साहब, यहीं से थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अब इस पे फिलहाल तो चाहे जाहिर है ईद की गहमा गहमी है तो मामलात ज़रा ठप हो गए हैं, ज़रा बैक बर्नर पे चले गए हैं, लेकिन ईद के बाद ये मामला इंतखाबी इस्लाहात का एक बार फिर खुल के सामने आएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो यकतरफा तौर पर अपने तय ऑर्डिनेंसेस ला के इन चीज़ों को नाफिजुल अमल कर रही है, लेकिन इसकी वजह से जो यकतरफा चीज़ें की जा रही हैं, इलेक्शन जो कि 2023 में मुतवक्के हैं और वहाँ पर उनकी मुद्दत भी 2023 है, क्या 2023 का इंतखाब कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा अगर आप यकतरफा तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नाफिज कर देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दे देंगे, लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंसेस के जरिए करना शुरू कर देंगे, इलेक्शन कमीशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यकतरफा तौर पे करना शुरू कर देंगे? देखिए फरीदा, जो भी रिफॉर्म्स होती हैं वो कंसेंसस से होती हैं और जो रिफॉर्म्स होंगी वो पार्लियामेंट के थ्रू होंगी। पॉलिटिकल कंसेंसस आप लेते हैं, वो तो हमने ये रिवायत देखी नहीं है हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की। अगर वो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जी अपोजिशन जो जमातें हैं वो आके बैठे, और आज वो पीडीएम को जो है वो सलावातें सुना रहे थे और वही चोर लुटेरे डाकू के अलकाबात इस्तेमाल कर रहे थे, तो ऐसे माहौल के अंदर क्यों बैठेंगे? हाँ, जरदारी साहब बैठ सकते हैं क्योंकि जाहिर बात है सादिक संजानी साहब के मामले में भी बैठे थे और सेनेट के मामले में भी, और वो ये समझते हैं जरदारी साहब कि अगले इंतखाबात के अंदर 2023 में और अपने आप को एक ऐसी पार्टी के तौर पे प्रेजेंट करें जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नेंस के मामला को इम्प्रूव कर सके। और उसके लिए वो चाहे वो बीएपी हो, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे
किसी के साथ भी मिलकर हुक्मरानी करना कर सकते हैं, करने के अहल हैं, वो बैठ सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म में नून लीग नहीं बैठेगी, नून लीग नहीं एक टकराव के माहौल में जाएगी। और इमरान खान साहब की देखिए, इमरान खान साहब की इस वक्त उनके जो चाहने वाले हैं, चाहे वो बाहर ममालिक में हो या पाकिस्तान में हो, या उनके जो मुशीरान हैं, उनका क्या एक नैरेटिव बन रहा है? वो ये बन रहा है कि देखें 2.5-3 साल हो गए हैं, सिस्टम उन्हें काम नहीं करने दे रहा, और ये सिस्टम जो है तहरीक इंसाफ को इसने जो है जकड़ लिया है। इसी वजह से आप देख लीजिए कि एक दफा वो उनकी फिरदौस हाजी कवान साहिबा जो है वो ब्यूरोक्रेट पे तलवातें सुनाती हैं पब्लिक की स्पेस में। उससे पहले पुलिस टीएलपी के मामले में पुलिस डिमोरलाइज होती है, तो पुलिस आपसे नाला है, ब्यूरोक्रेसी से आप टक्कर लेना चाहते हैं। फिर फॉरेन आप देख लीजिए, फॉरेन कोर जो है, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, उनमें ये कौन सी ये दानिश की बात है, कौन सी ये अक्ल की बात है कि आप जो है वो पब्लिकली आप उनको सारी बातें सुनाएं। ये बात अंदर भी हो सकती थी। डिप्लोमेसी का तो मामला ये है कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से, और यही जब पाकिस्तान की सरहद से बाहर ये लोग जाते हैं तो एम्बेसडर ये नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब का गलत है, इसमें बिल्कुल करप्शन है, बिल्कुल इनकन्वीनियंस है बाहर जो लोग हैं, लेकिन सारे लोगों को लपेट में ले लेना, उसका एक रिएक्शन आ रहा है। हमने सलमान बशीर साहब का भी देखा सोशल मीडिया पे, हमने तैमूना जंजोआ साहिबा का भी देखा, और जितने डिप्लोमेट्स के साथ मेरी बातचीत हो रही है, चाहे वो सर्विंग एम्बेसडर हो, डिप्लोमेट्स या फिर रिटायर्ड हो, उनके अंदर एक बेचैनी पाई जाती है। और फिर उनका मुआवजा इंडिया के साथ करना, आप कश्मीर के मामले में प्रोएक्टिव पॉलिसी करना चाहते हैं। अब देखिए, बरखत की आखिरी जो किताब की नाम मैं भूल रहा हूँ सर, उसके अंदर उसने कहा था कि जी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स जो है वो मोर एग्रेसिव, हाँ वो कंपैरिजन के अंदर पाकिस्तानी डिप्लोमेट की तारीफ करी थी। आप जो है वो कह रहे हैं कि नहीं जी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाते, इंडिया के डिप्लोमेट ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये सारा जो आप नैरेटिव बना रहे हैं ये बंद कमरे में भी हो सकता था, और जो शहमूद कुरैशी साहब हैं उनके साथ फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बैठ के ये बातें हो सकती थी, और कई बातें इसमें जायज है इमरान खान साहब की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारा जो एक माहौल बन रहा है, तो अवैध साहब ये जो एक इंसिडेंट है, अवैध साहब ये जो एक इंसिडेंट है, आप इसको वन ऑफ इंसिडेंट के तौर पे देख रहे हैं, या आप इसका कोई फॉल आउट इन द लॉन्ग टर्म देख रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल्स पे, या आप इसको सिर्फ देख रहे हैं कि दिस वाज जस्ट अ वन ऑफ इंसिडेंट और उसके बाद बात गई एंड दैट्स अबाउट इट? देखिए, मैं समझता हूँ कि गरीदा बहुत ज्यादा रिएक्शन तो नहीं आएगा इसका डिप्लोमेट्स की तरफ, तो अपना रिजर्वेशन एक्सप्रेस करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं इस वक्त, लेकिन एक अंडरमाइन किया ना उनकी पोजीशन को। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके कोई एम्बेसडर किसी मामले में बैठेंगे तो वो जाके बाहर कहेंगे, अरे भाई आप जर्मन की के साथ बैठेंगे, वो कहेगी पहले आप अपने घर में तो ये अपनी रेपुटेशन सही करें। मैं ये कह रहा हूँ कि डिप्लोमेट्स को एक आप अंदर की रिफॉर्म्स करें, जो भी करना है। मुझे ये लगता है गरीबा, ये जो सारे मामला जो हमें आप या इफ्तिखार साहब या मजहब बात कर रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक नैरेटिव को पुश कर रही है, या फिर वो दे एक्चुअली बिलीव इट कि सिस्टम उनको काम नहीं करने दे रहा, और गवर्नेंस के जो मामला हैं वो इस सिस्टम की खराबी की वजह से है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी हो, चाहे वो पुलिस हो। तो अगर आप इन सबसे टकराव ले देंगे तो ये मशीनरी अगर नाकारा हो गई तो फिर आगे आप 2 साल चलाएंगे कैसे? ठीक है, टेकिंग द डिबेट, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, वो जरूर कीजिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गवर्निंग मशीनरी। ठीक है, प्रोग्राम में इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो डिस्कशन जो है वो चल रही है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। इफ्तिखार अहमद साहब, मजहर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड कम बैक।
जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मज़र अब्बास साहब, आपने कहीं जाना भी है, लेकिन वी आर जस्ट एट द वेरी लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द प्रोग्राम, सो प्लीज़ बेयर विद अस। और बस ये चंद एक मिनट सिर्फ बाकी रह गए हैं हमारे पास। ये फरमाएं कि जो अवैस तौहीद साहब बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने गुज़श्ता माजी की हुकूमतों पर और निज़ाम की खराबी पर मामला डाल के जो है वो बर्दाश्त कर लिया। कि अगले 2 साल भी इमरान खान का जो वोटर है, PTI का जो वोटर है, वो इस एक्सक्यूज़ को कबूल करेगा अप टिल 2023? और दूसरा, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, आप ये कहां पर देख रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात के मामले को ईद के बाद बढ़ता हुआ? देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे तो झगड़ा होगा और कभी भी ऑपोजिशन इस सिचुएशन में वो नहीं मानेगी ओवरसीज पाकिस्तानियों वाला मसला। और उसकी बड़ी बेसिक वजह है, तो वैसे भी दोहरी शहरियत वालों को मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सा नैरेटिव है कि मैं ताज बरतानिया का भी वफादार हूँ और आईने पाकिस्तान का भी वफादार हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक दोहरी शहरियत रखने वाले को आप इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे रहे हैं और अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो वो अपनी शहरियत जो है वो सरेंडर कर दे और अगर हार जाए तो रखे। तो ये, लेकिन इमरान खान उससे खेल रहे हैं। ये जो सफीरों को झाड़ पे लाई है उन्होंने, ये बेसिकली एक पॉपुलर नैरेटिव ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। राइट। ये कोई बहुत उस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन ये इलेक्टोरल रिफॉर्म जिस तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे ऑपोजिशन उस पर मानेगी। ऑपोजिशन के साथ कुछ चीज़ें होंगी। ये अगर कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई तो वो अगली इंटरम गवर्नमेंट के पीरियड में हो सकती हैं। उससे पहले अगर होगा तो वो तसादुम होगा। और मुझे लगता ये है कि एट द एंड ऑफ 2002 इलेक्शन होंगे। 2023 से पहले इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएं। उसकी कई वजूहत हैं। इस वजह से हो सकता है कि इमरान खान खुद अर्ली 2022 में इलेक्शंस में चले जाएं, 2023 को अवॉइड करें। लेकिन आप ऐसा क्यों समझते हैं मज़र अब्बास साहब? आप ऐसी रीडिंग क्यों रख रहे हैं? आप ये क्यों होता हुआ देख रहे हैं? इसलिए कि मैं थोड़ा बहुत इमरान खान को जानता हूँ। इसलिए कि मैं जानता हूँ इमरान खान एग्रेसिव कैप्टन रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में भी एग्रेसिव रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को हेड ऑन लेंगे। लेकिन जो उनको फियर है, वो फियर ये है कि उन्हें 2018 में जिस तरह की सपोर्ट मिली थी इधर उधर से, उस तरह की सपोर्ट इस मर्तबा नहीं मिलेगी। उनको अपनी बलबूते पे ये इलेक्शन में जाना पड़ेगा, अपने बलबूते पे ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इस मर्तबा शायद वो जो है पोस्ट इलेक्शन और प्री इलेक्शन चीज़ें अरेंजमेंट्स होते हैं वो शायद नहीं हो। और यही मेरा ख्याल है। एंड देन हाउ वुड अर्ली इलेक्शंस हेल्प हिम इन दैट वे? अर्ली इलेक्शंस किस तरह इमरान खान को इस सिलसिले में मदद दे सकते हैं? बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, सुप्रीम कोर्ट भी है उसमें, और भी बहुत से मामलात हैं। इस वजह से वो शायद इमरान खान 2022 में के मिड में या एंड में हो सकता है कि इमरान खान इलेक्शन में उनके जहन में बन रहा हो। इफ्तिखार अहमद साहब, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात के मामले को ईद के बाद? और क्या आप मज़र अब्बास साहब की बात से एग्री करेंगे कि इमरान खान शायद 2023 से पहले ही, आप भी बात करते, असेंबलियां तोड़ने का हवाला आप भी दे रहे थे, तो क्या आप 2023 से पहले इलेक्शन देख रहे हैं? और क्या वो इमरान खान को किसी भी सूरत में हेल्प आउट कर सकता है? मैं मज़र अब्बास साहब की हर बात से इत्तेफाक करता हूं, और खास तौर पर मज़र अब्बास ने आपकी तवज्जो दी है आर्टिकल 5 की। ये आर्टिकल 5 की मौजूदगी में दोहरी जो शहरियत रखने वालों को वोट का हक देना, मेरी समझ से बात, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो हो सकता है, ठीक, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 उसमें होता है। क्योंकि आर्टिकल 5 जो है वो मुझसे कंप्लीट लॉयल्टी और ओबीडियंस मांगता है फॉर द स्टेट। हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, हाँ मैं कहीं बाहर हवारा गर्दी कर रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक खास किस्म के वोटर को खुश करने के लिए सारा करना चाह रहे हैं, और ये एम्बेसडर के साथ ये रवैया अख्तियार करना, सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ ये रवैया अख्तियार करना, इलेक्शन कमीशन को कहना इस्तीफे दे दो, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहना कि ये तो बड़ा ही गलत किस्म का अदारा है, और आप ये बातें इस किस्म की कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आपको चेंज करनी है तो बराए मेहरबानी तमाम एम्बेसडर वन गो के साथ चेंज कर दें। अमेरिका में या बरतानिया में कहीं जगह पे ऐसा होता है तो कर दें। किसने रोका हुआ है? 3 साल से किसने रोका है? 3 साल से रोका कि गरीबों की हमायत में नए कानून साजी ना की जाए? किसी ने रोका कि अशराफिया जो लूट रही है उसको चेक न किया जाए?
तो ये बातें मुनासिब नहीं है। ये खुदा के लिए हम जिस तरह ओटी ने बड़ी 2 इंपॉर्टेंट बातें की हैं, अफगानिस्तान का इशू जो ओटी ने कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम ऐसे क्यों आंखें चुराते फिरते हैं? आपने हिंदुस्तान से दोस्ती करने का नतीजा देख लिया, पिछले 4-5 दिन पहले आपकी फिर एलओसी की अपना वायलेशन हुई है। कल हमारे नौजवान वहाँ पे शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में। वह खुदा का वास्ता है, अपोजिशन को तुम ऐसा मत समझो कि वो पाकिस्तान की नहीं है। अपोजिशन इस मुल्क की पैदावार है, यहाँ वो लोग पैदा हुए, यहाँ पे उन्होंने रहना, वो ये हकीकत है, उस हकीकत को तस्लीम कर ले। लेकिन जैसी मदर ने बात की, ही इज ए कैप्टन एंड कैप्टन डज नॉट बिलीव in obeying the orders of anyone. Right. What a statement to end the program on this. बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, अवैस तौहीद साहब, मजहर अब्बास साहब। सो आज के प्रोग्राम में हमने एक छोटी सी कोशिश की कि ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है और उसमें जो मुल्क के सीनियर मोतबर सहाफ़ी हैं और तज्जियाकार हैं वो आइंदा का मंजरनामा क्या देख रहे हैं। सो उन तीनों की ज़बानी आपने सुना कि उनकी रीडिंग, उनका एनालिसिस क्या है। लेट्स होप फॉर द गुड फॉर ऑल द पार्टीज एंड अबव ऑल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक, इन द कमिंग प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।